उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। अरे 4 बजे से वेट कर रहा हो सत्यम? नहीं नहीं, क्लास तो होगी बेटा, क्लास डेली होगी। अरे कोई बस में ट्रैवल कर रहा है बेचारा, कह रहा है बस में ट्रैवल कर रहा हूं। अब देखो, अब जितने भी लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, देखो भैया, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, यही है, इसी को बोलते हैं बाइलिंगुअल। और कर्म ही पूजा है। कर्म जो है वो पूजा है। मेडिटेशन क्लास होगी, अभी मत परेशान हो। सुबह उठ नहीं पा रहे हो? 1920 नहीं, 1720। अभी तुम नींद में हो। अभिनव ओझा, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो हमको भी नहीं आ रहा है। चलो भैया, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी कराएंगे। 501 रुपया फीस कभी भी खत्म हो जाएगी। पॉलिटी पढ़ाएंगे तो 501 रुपये में नहीं पढ़ाएंगे। अब ये जो पहला हेडिंग मैंने पढ़ाया, अरे डाउट वाउट कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी में कौन सा डाउट है यार? 11th 12th की किताब है, उसमें तुमको डाउट हो रहा है? गूगल और पता नहीं कहां कहां से निकालो, मतलब पूरा खून पी लोगे 501 रुपया में? डाउट भी पूछोगे हैं? अब ये जो पहला हेडिंग तुमने पढ़ा, मुगल साम्राज्य का पतन, अब इसी में से अब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब सिविल सेवा का जो एग्जाम है, सिविल सर्विस, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तीसरा जो पार्ट है वो बड़ा सामान्य सा पार्ट है, लेकिन दम है उस पार्ट में। एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस। ये 2 जनरल पार्ट है। अब ये जो प्रीलिम्स है, ये है एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, ये है रियल एग्जाम। मेंस असली परीक्षा ये है, मुख्य परीक्षा। इसको क्यों ऑर्गेनाइज कराते हैं? अब हर साल 5 से 6 लाख लड़के आईएएस का फॉर्म भरते हैं। 5 लाख लोगों की मेंस की कॉपी चेक नहीं की जा सकती, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। साल भर कॉपी ही चेक होती रहेगी। तो उन्हें इस 5 लाख लड़कों में से, अब यहां 6 लाख लड़के मान लो बैठे, तो इन 6 लाख लड़कों में से 5,90,000 को बाहर निकालना है। सिर्फ 10,000 लड़के मेंस लिखेंगे। मेंस क्या है? कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये मेंस है। इसकी तैयारी नहीं होती, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है। प्रीलिम्स, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है, बस। इसकी तैयारी होती ही नहीं, इसकी तैयारी होती ही नहीं। तैयारी इसकी होती मुख्य परीक्षा की, इसकी प्रैक्टिस होती है। अब जितना मैंने पढ़ाया, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग,
अब वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे मेंस का। तो 1750 के बाद क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अराजकता को रोका, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं रोक पाए। व्याख्या कीजिए। अब यह क्वेश्चन बन जाएगा साहब 1750 के बाद, अब देखो वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो 1750 के बाद मुगल साम्राज्य के खंडहर पर, 1750 के बाद मुगल साम्राज्य के खंडहर पर क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप, राष्ट्र तो था नहीं, उपमहाद्वीप में अराजकता को संभाला, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं संभाल पाए, डिस्कस। अब ये लिख लो, इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें वो दूंगा, फॉर्मेटिंग दूंगा। अब सारे लोगों को तुम आंसर चेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग तुमको दूंगा। ये क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग मैं तुमको दूंगा कि 1750 के बाद मुगल साम्राज्य, आफ्टर 1750s on the debris of Mughal Empire, emergence of regional states. After 1750s, on the debris of Mughal Empire, emergence of regional states, who succeeded in controlling anarchy in Indian subcontinent. But they failed to control EIC. Discuss. But they failed to control EIC. Discuss. अभी आंसर आपको लिखना है, कोई वर्ड लिमिट नहीं। जब हम सीखते हैं ना, उस वक्त कोई पैरामीटर सेट नहीं करते। तुम ये मत सोचो कि तुम आंसर अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो। जितने लोग अच्छा बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर जाके पार्टी में जाते हैं, वही डरावने लगते हैं। तुम अच्छे हो, लर्निंग इज अ प्रोसेस। साइकिल जब चलाना सीखे तो एक ही दिन में कूद के गद्दी बैठ गए? हाँ, बताओ। बोलो। पहले लेके भागे 10 दिन, बैलेंस किए, फिर बीच में घुसे, उसको कैंची कहते थे हमारी तरफ, फिर डंडप बैठे, फिर गद्दी बैठे। लर्निंग इज अ प्रोसेस, घबराना नहीं है। अब मॉडल आंसर इसका मैं तुमको लिख कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन,
मैं कह रहा हूं ना, मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी खत्म होते होते तुम इतना ट्रेंड हो जाओगे। लिखो, जहांगीर शाह नालायक, फर्रुखसियार बेवकूफ, मोहम्मद शाह रंगीला, जाहिल और शाह आलम बेघर। इन्होंने मुगल, गूगल नहीं, मुगल साम्राज्य की समस्या को संकट में बदल दिया। एक्सप्लेन, व्याख्या करें। देखो, एक हेडिंग से दो क्वेश्चन। जहांगीर शाह नालायक, फर्रुखसियार बेवकूफ, मोहम्मद शाह रंगीला जाहिल और शाह आलम बेघर, इन्होंने मुगल साम्राज्य की समस्या को संकट में बदल दिया। एक्सप्लेन। अब देखो, तुम ये सब पढ़ चुके हो। अब तुमने अगर इसको कंसोलिडेट नहीं किया, डिस्कस करो बाहर निकल के, यार बात करो एक दूसरे से, समझाओ किसी को। तुम चाहते हो कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भिखमंगी रह जाए। बुद्ध ध्यान बांटते बांटते ध्यानी बन गए। मरुस्थल में बारिश नहीं होती क्योंकि वहां पेड़ नहीं है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो प्रकृति उनके देने की वजह से एज ए ग्रेटिट्यूड में उनको भी पलटकर कुछ देती है, तो वहां बारिश होती है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बदले प्रकृति पेड़ों को पानी देती है। मरुस्थल में बारिश नहीं होती। आजकल का समाज मरुस्थल हो गया है। अरे भैया, किसी को प्रोत्साहित करने में कौन सा पैसा लगता है? तुम पैसा तो नहीं दे सकते, चलो नहीं है, नहीं दे सकते। प्रोत्साहन, सांत्वना, खुशी, जो चीजें मुफ्त हैं वो तुम किसी को नहीं दे पा रहे हो, और तुम चाहते हो कि सब मुझे मिल जाए। ये नहीं होगा। प्रकृति का नियम ही अलग है। सारी नदियां समंदर में जाके गिरती हैं, क्यों? कुएं में क्यों नहीं गिरती? क्योंकि समंदर वाटर साइकिल क्रिएट करता है। वहां से भाप बनकर पानी उठता है, पहाड़ों पर बारिश होती है। तो वो नदी के रूप में फिर वापस समंदर में पहुंच जाता है। प्रोत्साहन तुम्हारा, तुम्हारे जो जूनियर हैं उनको भावे कुछ नहीं होता यार, आओ हम बताएंगे तुम्हें कैसे पढ़ा जाता है। किसी को सही राय दे दो, किसी को प्रोत्साहित कर दो, किसी को हो सके तो हंसा दो। किसी किताब में कोई ज्ञान नहीं है।
नेचर में बुद्ध जो है बाइबल कुरान वेद पढ़कर महान नहीं बने, देखकर। इसलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन, जो देखकर समझ में आए। हम सबने बुढ़ा देखा, हम सबने डेड बॉडी देखी, हम सबने बीमार आदमी देखा, हम सबने सन्यासी देखा, लेकिन हमारे बात में तो दिमाग में तो बात नहीं उठी, क्योंकि दिमाग, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। क्योंकि मन भगवान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा, ये अगर निगेटिवली काम करे तो शैतान, शैतान कोई अलग थोड़ी है। शैतान जैसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में, जैसे अंधेरे जैसा कोई चीज ही नहीं दुनिया में। दो शब्द हैं, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। जैसे तुम सपना देखते हो, लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि सपना होता है। ऐसी चीजों को एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अंधेरा है लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, तुम्हें निकाल कर बाहर नहीं करना है। तुमने रोशनी जलाई, दिया जलाया, टप से लाइट ऑन। तो जो दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो शैतान है, और जो दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो भगवान है, देवता है। मैं देखता हूं लोगों के पास मकान है, फॉर्च्यूनर नहीं है तो स्विफ्ट गाड़ी है, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दुखी हैं। यार हमारे घर में फॉर्च्यूनर नहीं भैया, कभी पैसा होगा भैया तो फॉर्च्यूनर लेंगे। लो, शेक्सपियर ने शायद कहा कि मुझे बड़ा शौक लगता था अच्छा जूता खरीदने का, मैं ले नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक आदमी देखा, उसके पास पैर ही नहीं था, तो मैंने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया कि अरे भाड़ में गया जूता, कम से कम पैर तो है। देखो, अब दो क्वेश्चन बन गए। अब इन क्वेश्चन को तुम लिखो, इसका मॉडल आंसर तुमको संडे को मिल जाएगा। सब अपना अपना आंसर चेक कर लेना, और यहीं से जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको 20 क्वेश्चन प्री बना के दूंगा इसी चैप्टर से। देखो, 501 रुपए में प्रीलिम्स ले रहे हो, 501 रुपए में मेंस ले रहे हो, 501 रुपए में पढ़ रहे हो, 501 रुपए में योगा कर रहे हो, तो 100 रुपया लगा लो तो भी, अगर 100 रुपया लगा लो, 100 रुपया, तो यार 100 रुपया इस कोर्स की फीस है। 5 बजे जग रहे हो, ये पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो 20 से 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के मैं तुमको यहां से बना के दूंगा। तो 13 चैप्टर में तुम्हारा 13 बार प्रैक्टिस होगा मेंस का और प्रीलिम्स का। और कहा लोगे भैया? और ये सिर्फ हिस्ट्री में है, उसके बाद तुम क्वेश्चन बनाओगे प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया के लिए, जिससे तुम सीख जाओ कि अच्छा ऐसे करना होता। अब ये क्वेश्चन अगर तुम लिख लो तो देखो रिवाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। खूब लिखो, खूब लिखो, खूब। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। खूब लिखो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लिखो।
20 पेज पर डे 6 महीने तक लिखो। फिर जो तुम्हारा मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, जो तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली, कोई कह रहा है मैं पॉर्न देख रहा हूं, सोचो ये तुम्हें ये तुम्हारा मन, तुम्हारा मन तुम्हारा, मेरा मन नहीं, तुम्हारा मन तुमसे गुलामी करवा रहा है। तुम्हारा मन, और तुम दोष देते हो दूसरों को। तुम्हारा मन बाली हो गया है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम असहाय से बिस्तर पे पड़े हो, मोबाइल कोने में पड़ा होगा, देख रहे होगे मुझे ऐसे घूर के कि कितना टॉर्चर करोगे बे। तुम्हारा मन, और कहते हो दुनिया मुझे परेशान कर रही है। तुमको ये 4 घंटे बैठ के पढ़ने नहीं दे रहा है, सिर्फ 4 घंटा। तुमको ये योग नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि टाइम लगता है इसमें। तुमको ये ध्यान नहीं करने दे रहा, कह रहा है इसमें सब टाइम वेस्ट होता है। और 5 घंटे तुम जा रहे हो चाय की दुकान पे खड़े हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। तुम 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। वहां शांति से बैठा है क्योंकि मजा आ रहा है ना इसको लग रहा है कि जिसको भगवान ने बनाया, शैतान का वादा है भगवान से कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे रहते उलझाऊंगा और तुम कुछ ना कर पाओगे। तुमसे कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के कि पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, ये ध्यान का अभाव है। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं। तुम सोए हुए हो, भटके, भूले। बीस साल की उम्र में तुमको डिप्रेशन हो गया है। तुम यही सोच सोच के परेशान हो पिछले 1 साल से कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और इस सोचने के चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिम जाओगे तो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाओगे। चलो ठीक है, बॉडी तो बन जाएगी, कुछ तो फायदा होगा। पढ़ रहे हो तो कुछ तो सीख रहे हो। सुबह उठ के अगर नहा ले रहे हो 5 बजे, तो पूरे चैप्टर से 20 से 30, मतलब 20 मान लो, तुम 20 क्वेश्चन मानो, 30 नहीं, 20 से 30 क्वेश्चन मैं तुमको बना के प्रीलिम्स का दूंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेंस के 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी दिए, अभी मैं और क्वेश्चन बना के तुमको दूंगा। मतलब इस चैप्टर के अंत होते होते तुम कम से कम 10 क्वेश्चन मेंस के लिख चुके होगे, 10 मेंस के क्वेश्चन लिख चुके होगे, और 20 क्वेश्चन तुम प्रीलिम्स के सॉल्व कर चुके होगे। और तब तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से तैयार। उसके अंत में देखना क्या तुम्हारा विजन पैदा हो जाएगा इस चैप्टर को लेके। इसी चैप्टर को लेके तुमने 50 बार अंडरलाइन किया होगा। और मुझसे सीखो, पढ़ो नहीं। ये नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं, नोट्स नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दूसरे से ही ले लोगे। बैठ के कर क्या रहे हो?
चलो हैदराबाद, हैदराबाद स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क ने। कौन है ये निजामुल मुल्क? ये वो आदमी है जिसने सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट किया, खत्म किया। ये और उसके चाचा अमीन खान दोनों ने मिलकर सैयद ब्रदर को खत्म किया। 1720 से 1722 दक्कन का इंचार्ज रहा। और दक्कन क्या है? पुल है। किसके किसके बीच में? दक्कन जो है ये पुल है। पुल किसके किसके बीच में? उत्तर, नॉर्थ और साउथ के बीच में। और साउथ का इंपॉर्टेंस क्या है? साउथ का इंपॉर्टेंस है मसाला। और मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? पश्चिम में। 1722 से 24 ये साम्राज्य का वजीर। लेकिन कल मैंने कहा ना, मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए। एक अपने बेटे सांब को और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो। और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा कि किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए।
और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है, बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, और गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं, एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहा है, भीषम गुस्सा हो रहा है, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, ये बेचारा निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को समझा रहा कि सरकार कयामत आने वाली है। अरे बोला आने दे कयामत, मैं तो मुर्गा लड़ाऊंगा दरबार में, मैं ताश खेलूंगा, डबल दहला डबल हाथ। रंगीला, अरे तब उस आदमी ने कि मारो भगाओ इसको। और 1724 में उस आदमी ने दक्कन की तरफ रुख किया और हैदराबाद में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य, ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना की। अर्ध स्वतंत्र, पहली बात, अर्ध स्वतंत्र, ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्टेट इसलिए क्योंकि इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया। सेंटर से डिटैच नहीं किया, जरूरी भी नहीं था, इसने अपने आप को सेंटर से डिटैच नहीं किया। और हैदराबाद क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखना है। दक्कन क्या है? पुल है। हैदराबाद यानी दक्कन, और दक्कन क्या है? पुल है, ये बात ध्यान में रखा। और अगर पुल खराब हुआ तो उत्तर और दक्षिण का व्यापार खराब हो जाएगा।
ये बात ध्यान में रखना है कि दक्कन को ही क्यों चुना, इस पुल को ही क्यों चुना। तो दिल्ली दरबार षड्यंत्र का केंद्र, षड्यंत्र का अड्डा, दिल्ली दरबार षड्यंत्र का अड्डा, और दक्कन में गृह युद्ध, सिविल वॉर। कल मैंने बताया मराठाओं के बीच सिविल वॉर, शाहू जी महाराज और ताराबाई। तो मौका बहुत अच्छा था। अब दिल्ली षड्यंत्र का अड्डा है, षड्यंत्र का अड्डा मतलब कॉन्स्पिरेसी का केंद्र, सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और दक्कन में सिविल वॉर, और हैदराबाद है पुल उत्तर और दक्षिण के बीच में। तो पुल पर कब्जा यानी उत्तर और दक्षिण के ट्रेड पर कब्जा, नॉर्थ और साउथ के ट्रेड पर कब्जा। तो फिर उसने एक ऑटोनोमस राज्य की स्थापना की। ऑटोनोमस, अपने आप को केंद्र से डिटैच नहीं किया। क्यों? अनावश्यक टेंशन क्यों लेना। भाई आपके जो विरोधी हैं वो जनता को भड़का देंगे कि ये नमक हराम, बदतमीज। अननेसेसरी टेंशन क्यों लेना। जैसे मेडिवल पीरियड में जो दिल्ली सुल्तान है, उन्होंने खलीफा से अनुमति पत्र लिया इस देश के राजा महाराजाओं को संदेश देने के लिए कि अकेले नहीं है, कच्चा हमारे हैं सेंट्रल एशिया में। पर वो एक सिर्फ सामान्य संबंध था, डराने के लिए। ऐसे यहां पे उसने अपने आप को डिटैच नहीं किया, जिससे कि उसके विरोधी जनता को भड़का ना सके। लेकिन डिटैच नहीं किया, लेकिन बिना केंद्र की अनुमति के उसने युद्ध किए, उसने संधियां की, उसने उपाधियां बांटी। और जागीरें बांटी। तो उसने अपने आप को डिटैच नहीं किया, सेंटर से डिटैच नहीं किया, लेकिन वो बिना केंद्र की अनुमति के, विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर, उसने युद्ध किया, उसने ट्रीटी की, उसने उपाधियां दी, उसने जागीरें बांटी। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट, बाहरी तौर पर वो अभी भी मुगल गवर्नर है, लेकिन आंतरिक तौर पर वो स्वतंत्र है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। अब जागीरदार कौन? जो छोटे छोटे सामंतों का बॉस है। नोएडा का जागीर बना दिया अवध ओझा को। अब नोएडा में जितने भी छोटे छोटे लंबरदार हैं, उनसे पैसा कौन कलेक्ट करेगा? अवध ओझा। जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया। क्यों जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया इसने? जिसको जागीरदार बनाएगा उसका इंटरेस्ट इससे जुड़ेगा ना, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, जब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है तो लोग तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और सुव्यवस्थित रेवेन्यू कलेक्शन के लिए।
सुव्यवस्थित रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दूसरा काम इसने ये किया। समय की मांग, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। सेंटर, केंद्र कोलैप्स कर चुका है, केंद्र कोलैप्स कर चुका है, तो पहला काम इसने क्या किया, ऑटोनोमस स्टेट, बाहरी तौर पर यह जुड़ा रहा मुगल साम्राज्य से, अर्ध स्वतंत्र राज्य, बाहरी तौर पर मुगल साम्राज्य से जुड़ा रहा लेकिन आंतरिक तौर पर इंडिपेंडेंट, युद्ध किए, संधि की, उपाधियां बांटी और जागीर बांटा। दूसरा काम इसने किया, जागीरदारी सिस्टम को रिवाइव किया, नेसेसिटी सिस्टम को रिवाइव किया। क्यों किया? दो रीजन। पहला रीजन स्वयं को मजबूत करने के लिए, टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, स्वयं को मजबूत करने के लिए यही काम किया बालाजी विश्वनाथ ने। मैं मराठा पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, तीसरा काम इसने किया, करप्शन पर प्रहार, करप्शन पर प्रहार। करप्शन पर प्रहार, स्पेशली राजस्व विभाग, करप्शन, भ्रष्टाचार मानवीय प्रवृत्ति है, और जब बड़े लोग इन्वॉल्व रहे, जो बड़ा आदमी है ना, जो पदानुक्रम में ऊपर बैठा हुआ है, वो हमेशा आदर्श होता है। जैसे तुम आदर्श हो इस वक्त किसके लिए? क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए, फिफ्थ के बच्चों के लिए, कि भैया ऐसे बाल रखाए हुए थे, भैया ऐसे चला रहे थे, भैया ऐसे बैठे हुए थे। जो भी बड़ा है वो आदर्श है। और जब बड़ा कुकर्म करेगा, जब मुगल बादशाह सेंटर में बैठकर घूस लेगा, तो नीचे उसका अधिकारी नहीं लेगा। लेकिन पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा राज है ये, कि पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी, पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी वो। एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है। करेंगे क्या? जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे? आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए, बोले बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं।
कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उस पर उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग्य किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन, वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा है, और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव बहुत महान देश है, ये बहुत भाग्यशाली है जो इस देश में पैदा हुए। ये देखो करप्शन, जब मोहम्मद शाह रंगीला घूस ले रहा है, और जब आप अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो विद्रोह होगा। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, योग्य है, योग्य है और योग्यता से निखर रहे हैं। कंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितने लोगों को भेज रहा है मारने के लिए, परेशान करने के लिए। जहां योग्यता है वहां विरोध है, जहां जिंदापन है वहां विरोध है। मुर्दे का कोई विरोध करता है? मैं गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? तो जब भी तुम अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने की कोशिश करोगे विरोध होगा। इसका भी हुआ, तो इसने जमींदार, विद्रोही जमींदारों को सप्रेस किया। विद्रोही जमींदारों को का दमन, विद्रोही जमींदारों का दमन। ये तो जमींदार तो समझ ही रहे थे, जब ये युद्ध कर रहा था, संधि कर रहा था, तो जमींदार लॉबी तो समझ रही थी कि तुम तो सेंटर का बात मानते ही नहीं, तो हम तुम्हारा क्यों माने? बोले हम तुमको पीटेंगे इसलिए मानू। ये देखो, मराठों को हैदराबाद की सीमा से बाहर रखा, मराठों को हैदराबाद की सीमा से बाहर। और सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, ऑर्डरली लॉ एंड ऑर्डर, सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था, ऑर्डरली लॉ एंड ऑर्डर। ये देखो, ये था निजामुल मुल्क का काम। ऑटोनोमस स्टेट, अर्ध स्वतंत्र राज्य।
जनता को भड़काना नहीं चाहता था कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूं। क्या फायदा? अर्ध स्वतंत्र। जागीरदारी सिस्टम रिवाइव किया अपने को मजबूत करने को और कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन करने को, करप्शन पर प्रहार, स्पेशली राजस्व विभाग का, जमींदार विद्रोही जमींदारों का दमन, मराठाओं को सीमा से बाहर और लॉ एंड ऑर्डर। 1724 से 1748, 1724, 1724 से 1748, चौथे साल इसने इस पुल को व्यवस्थित रखा, 34 साल। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ये कंपनी की, यूरोपियन कंपनी की विभाजनकारी ताकतों का हैदराबाद शिकार हो गया। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे। लेकिन निजामुल मुल्क ने अपने समय की आवश्यकता को पूरा किया। देखो, तुम भाग गए होगे, अंडरलाइन करके भाग गए होगे। कर्नाटक, कर्नाटक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। कर्नाटक कर्नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। कर्नाटक, कर्नाटका नहीं, कर्नाटक। इसकी राजधानी आर्कॉट। आंध्र और तमिलनाडु के बीच का है ये। और दो महत्वपूर्ण केंद्र, एक मद्रास और दूसरा पौंडीचेरी। यूरोपियन कंपनियों के दो प्रमुख अड्डे, एक मद्रास और दूसरा पौंडीचेरी। जो दक्कन के 6 सूबे थे उनमें से एक था ये। दक्कन के 6 सूबों में से एक। One among 6 provinces of Deccan under Hyderabad। हैदराबाद के अधीन। अब तुम इसका इंपॉर्टेंस देख लो कि यूरोपीय कंपनियों के 2 अड्डे इसके अधीन आते थे, एक मद्रास एक पौंडीचेरी। मद्रास में अंग्रेज बैठे थे, पौंडीचेरी में फ्रेंच। और इसकी स्थापना की सादतुल्लाह ने। सादतुल्लाह के बाद दोस्त अली। हेरिडिटरी
हैदराबाद से परमिशन ही नहीं लिया, हेरिडेटरी। सादतुल्लाह दोस्तली, दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन, और यहीं से कलह की शुरुआत अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में। कर्नाटक, ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे हैदराबाद और कर्नाटक से भारत के अभियान की शुरुआत हुई, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बंगाल, बंगाल लैंड ऑफ कुबेर, आज तुम बंगाल देख रहे हो ना, मत देखो। आज तो पूरा भारत एक अजीब से अंधकार से घिरा हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एजुकेशन सिस्टम की। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6th का बच्चा 30 किलो का बैग, गवर्नर बना रहे हो कि भगवान बना रहे हो, वो 30 किलो का बैग अगर वो ऐसे लटकाएगा तो उसकी स्पाइन खत्म हो जाएगी। पंद्रह किलो का भी है तो बहुत है, 20 किलो का भी है तो बहुत है। आज का एजुकेशन सिस्टम, टीचर धमकी दे रहा है, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे राजनेता तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, तो सोच रहा है यार ये तो बर्बाद नहीं हुए, और हमारे पापा तो बहुत पढ़े थे। वो बड़ा विरोधाभास में फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, और जिसके पास विजडम है, बीरबल सामान्य व्यक्ति मुगल दरबार का हिस्सा बना, विजडम, शिक्षा की वजह से नहीं, विजडम की वजह से। शिक्षा का काम है विजडम को पैदा करना, विवेक, सबसे कीमती चीज है विवेक। तो महेश दास जब मुगल दरबार में पहुंचा तो वहां के दरबारियों ने कहा कि साहब आम आदमी है साहब, वो कहां दरबार में बैठाओगे साहब, कैसी बातें कर रहे हो। पर अकबर को पता था कि आदमी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। अकबर ने कहा कोई रास्ता निकालो यार। बोले साहब, मुल्ला दो प्याजे ने कहा कि साहब एक ही रास्ता है, हम सवाल करेंगे, अगर जवाब दे दें तो ठीक है। बोले करो। तो मुल्ला दो प्याजे ने महेश दास से पूछा, महेश, बोला हाँ साहब। बोले बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। बीरबल को तो पता ही था कि तुम्हारे मन में कमीनापन चल रहा है, लेकिन बीरबल ने कहा कि सरकार आपके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियों से इनका विवाह हो जाए, इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, इनका राजवंश कभी खत्म ना हो। अकबर पलटे मुल्ला की तरफ, बोले बताओ मुल्ला। बोले साहब सरकार सोच तो बिल्कुल यही रहा था मैं। इसको कहते हैं विवेक। अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां
पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं। शिक्षा व्यवस्था को बदलो, कानून बनाओ जाति व्यवस्था खत्म करने का। कोई अपनी जाति नहीं मेंशन करेगा। चीन ने यही तो किया 1912 में। बंगाल भूमि कुबेर का, कुबेर की भूमि यानी संपत्ति, अकूत संपत्ति। क्यों? लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ वेल्थ। क्यों? पहली उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। जाओ कभी बंगाल की तरफ, हरियाली देखो वहां, फर्टाइल लैंड। दूसरा हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, बंगाल का मलमल, सिल्क। और तीसरा कनेक्टिविटी विद गोल्डन लैंड, कनेक्टिविटी विद गोल्डन लैंड। गोल्डन, गोल्डन लैंड यानी इंडो चाइना। इंडो चाइना को बोलते थे गोल्डन लैंड। क्यों? क्योंकि यहां सिल्क आता था। कहां से? चीन से। और यहां मसाला आता था कहां से? इंडोनेशिया और मलेशिया से। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठता था उसको बंगाल पर कब्जा करना होता था, और इंडो चाइना से ही आता था बंगाल। तो बंगाल लैंड ऑफ वेल्थ, कुबेर का, कुबेर की भूमि, फर्टाइल लैंड, हैंडीक्राफ्ट और कनेक्टिविटी विद स्वर्ण भूमि। कौन है स्वर्ण भूमि? इंडो चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब स्वर्ण भूमि है। और यहां पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई 1651 में, हुगली। हुगली में। और 1717 में शेरशाह फारुखसियार का फरमान, 1651 में हुगली में उन्होंने अपना अड्डा बनाया। और 1717 में फारुखसियार का फरमान, दस्तक दे दिया, पास, तमाम सुविधाएं दे दी व्यापार और वाणिज्य की। तमाम सारी सुविधाएं। और इस भूमि का 1700 में दीवान बना, दीवान मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। और 1717 में बना सूबेदार। सत्रह सौ में दीवान
और 1717 में सूबेदार इसके बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान। पहले मुर्शीद कुली खान पर चर्चा कर लेते हैं। यह थी पृष्ठभूमि, यह है बैकग्राउंड। बंगाल, इसलिए अंग्रेजों ने दक्षिण के बाद सीधे बंगाल पर हमला किया कि अगर कुबेर कब्जे में आ गया तो यहां के धन से हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। परिस्थितियां भी ऐसी थी कि उनको मौका मिल गया। चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। मुर्शीद कुली खान, केंद्र कमजोर, 1717 केंद्र कमजोर, सैयद बंधु और फारूक सियार में चल रहा है टसल, मम्मी पापा लड़ रहे हैं और बच्चे छत पे बैठ के ताश खेल रहे हैं। जब भी केंद्र कमजोर होगा सूबेदार फायदा उठाने की कोशिश करेगा। सूबेदार फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जब भी केंद्र कमजोर होगा। इसने भी ऑटोनोमस स्टेट, बट sending huge amount of money to Delhi. अर्ध स्वतंत्र राज्य, लेकिन दिल्ली को पैसा पहुंचाता रहा क्योंकि वहां आंतरिक लड़ाई चल रही है। पैसा पहुंचाते रहोगे वो उधर ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन जमींदार वर्ग को तो पता चल गया ना कि बेटा तुम राजा की बात नहीं मानते, तुम खुद ही नेता बन रहे हो। तो इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जमींदारों का विद्रोह। कौन कौन? सीताराम, उदित नारायण, शुजात खां, निजात खां, गुलाम मोहम्मद, अब जब इसने अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, आजाद बिहेव करने की कोशिश की, तो जमींदारों को तो लग गया कि बेटा तुम तो नेता बन रहे हो और हम तुम्हारे अधीन काम नहीं करेंगे। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और जैसे इन लोगों ने विद्रोह किया, दमन किया उसने, दमन। और इनकी जमींदारी दे दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जमींदारी किसको दे दी? साहूकारों को, महाजन्स। इनकी जमींदारी दे दी साहूकारों को, महाजन्स, जो मुख्यतः हिंदू थे। और यहीं पर उसने एक नई भू सामंतों के वर्ग का गठन किया, न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। यह बहुत बड़ी बात थी। दिल्ली को पैसा पहुंचाता रहा और ऑटोनोमस हो गया। जमींदारों का विद्रोह हुआ, होना ही था कि बेटा हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे। उसने दमन किया, योग्यता दिखाई।
और पैसे की जरूरत है, भू राजस्व व्यवस्था फेल कर चुकी है, तो इसने क्या किया, इन जमींदारों का दमन करके साहूकारों को दे दिया इनकी जमींदारी, वो भी हिंदू साहूकार। और यहीं पर न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का जन्म हुआ, और यही साहूकार, हिंदू साहूकार, बन गए भूमिहार। क्योंकि महाजन का काम है तो पैसा लेना देना, उसका काम जमीन देखना तो है नहीं, लेकिन अब वो हो गए जमींदार। तो अब कैसे दुनिया को पता चले कि वो जमींदार है? भूमिहार। और इन्हीं के साथ अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, तो हो गए राय साहब। कृषि में सुधार, सबसे बड़ा आय का सोर्स कौन? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तत्कावी लोन दिया किसानों को इसने, तत्कावी लोन। सिर्फ असली जामा, जो रियल जामा था, जमा, मुगल रेवेन्यू सिस्टम में दो चीज थी, एक जमा, एक हासिल, कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, उसका एक दस्तावेज होता था, उसको जमा बोलते थे, कि फला किसान से इतना पैसा लेना है। और एक होता था कितना लिया गया, हासिल। तो हासिल में बहुत तरह के जमींदार अपने टैक्स, मुंडन टैक्स, उनके लड़के का मुंडन है, उसका मुंडन टैक्स ले लिए। उसने कहा नहीं, सिर्फ जितना जमा है उतना ही लिया जाएगा। कृषि में सुधार किया उसने, तत्कावी ऋण दिया, रियल जमा वसूल किया, सिर्फ जमा, जितना वास्तविक कागज में मेंशन है उतना ही। राजस्व विभाग के करप्शन पर प्रहार किया, जरूरी था सबके लिए, करप्शन पे प्रहार। लेकिन लेकिन एक सबसे खतरनाक बात यह रही कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, रेवेन्यू कलेक्शन में इसने बड़ा क्रूरता का परिचय दिया, क्रूअल्टी इन कलेक्शन। किसानों का महाजन वैसे ही सोशल। मदर इंडिया मूवी देखो, 1960 1970 की जो मूवियां हैं, उसमें तुम या तो लाला है या ठाकुर है। गुलामी मूवी देखो, तब तुम्हें फ्यूडलिज्म की व्यवस्था समझ में आएगी। जिसको फ्यूडलिज्म समझना है और उसको फ्यूडलिज्म का काखा गागा नहीं पता, वो मूवी देखे गुलामी। जिसको महाजनों को समझना है वो मूवी देखे मदर इंडिया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खट से समझ में आ जाएगा। जिसको कृषकों की दशा समझनी है वो देखे 2 बीघा जमीन। क्या ध्यान तो दिया इसने किसानों पे, लेकिन उसका एक नेगेटिव पहलू यह था कि जो कलेक्शन होता था रेवेन्यू का, वो बड़ा क्रूअल्टी से होता था। चौथा काम, फोर्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, तुम भी कस्टम दोगे, जितनी सुविधाएं मिली है उनका फायदा नहीं उठाओगे, और बेटा मेरे अंडर में काम करोगे, बदतमीजी नहीं करोगे। तो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, लेकिन दिल्ली को नजराना देता रहा, विद्रोहों का दमन करके एक न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को जन्म दिया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, लेकिन उसका निगेटिव पहलू यह था कि क्रूरता के साथ
कर की उगाही और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। जितनी सुविधाएं तुम्हें मिली हैं जिस भी गवर्नर या राजा से, उसका तुम मिसयूज नहीं करोगे और टैक्स दोगे। और सबसे बड़ा काम, लॉ एंड ऑर्डर। सड़कों पर और नदियों में, नदियों के चारों तरफ, नदियों में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, थाना और पुलिस चौकी स्थापित की। यानी ये अपने समय को समझकर राज्य को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। समय को समझकर राज्य को व्यवस्थित करने का प्रयास। तो मुर्शीद कुली खान शुजाउद्दीन और अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन के साथ के बाद सरफराज, जिसके अलावा अली वर्दी ने हत्या की। टेस्ट वेस्ट ना ले पाएंगे भैया, इतना ना हो पाएगा। 500 रुपए में फिर वही बात मैं कह रहा हूं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए निशांत शर्मा 143 पर मैसेज करें। अच्छा, @निशांत शर्मा 143 कर लो भैया। अच्छा अच्छा, रेड कलर नहीं यूज करेंगे। साहिल यादव नहीं करेंगे। उदय नारायण, उदय आशुतोष उदय नारायण, बिल्कुल सही यार। ये उदित नारायण नहीं है, उदय नारायण है। मेरे लेवल की करते हैं रॉकी तो ये नौबत ही नहीं आती। बकैती भी दो तरह की होती है, एक कृष्ण की तरह और एक शिशुपाल की तरह। तो जो शिशुपाल की तरह बकैती करते हैं वो मार खाएंगे ही। बकैती का भी आधार होना चाहिए। बिना आधार के कुछ भी करोगे तब मार खाओगे। रोहन यार, प्रीलिम्स 1 महीने में होता, तुम 3 महीने की।
अरे ना ना, देवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर 200 रुपया बढ़ा लीजिए, टेस्ट लीजिए। को पैसा ना बढ़ाएंगे, सीधे बढ़ाएंगे 500 से 50,000 किसी दिन, जिस दिन मूड कर गया। तो तब क्लास लेंगे 3 बजे से। सारी एनसीईआरटी कब तक खत्म करेंगे? 5 साल में। कमिटमेंट कोई नहीं है, इसीलिए मैंने महीने महीने का कोर्स रखा है कि बाद में तुम चिल्लाओ मत। वो आते हैं ना कि जितने पूंजीपति लोग हैं, इनको टेंशन खलबली मच गई है, और 501 में तो कोई भी 10 एडमिशन करा देगा। ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इनको बहुत खलबली मच गई है कि ये क्या कर रहा है अवध ओझा। तो वीडियोस बनवा रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं कि अरे बताओ यार, ऐसे चलता है, ऐसे होता है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। जिसको लेना है एडमिशन वो ले, बिना कमिटमेंट के। जिसको नहीं लेना है वो ना ले, कोई कमिटमेंट नहीं। इसलिए महीने महीने का कोर्स रखा कि जब भी तुम्हें लगे कि नहीं यार, चलो भैया 501 रुपया डूब गया, तो एक ही बार तो डूबेगा। कल प्रयागराज आ रहे हैं, सेमिनार है। कल कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा था ये क्लास हफ्ते में 4 दिन होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कल थर्सडे, कल की बजाय फ्राइडे को क्लास होगी। बहुत अच्छा किया, जो 3-4 महीने का ले लिए वो सेफ हो गए, कि बीच में फीस बढ़ जाए तो कम से कम वो सुरक्षित है। अरे भैया, राइटिंग तो हमारी हम ही को समझ में नहीं आती। अब इसमें ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। कल 1:30 बजे प्रयाग संगीत समिति में है। अरे 5 साल में कैसे हो पाएगा? पढ़ के सीख लो, एक पढ़ के सीखो, अपनी तैयारी करो। हर महीना 500 रुपया देने का प्लान बनाए हो, सीख लो, जाओ खुद बैठ के पढ़ो। इसीलिए तो महीने महीने रखा कि जिसको समझ में आ जाए कि बस भैया हम समझ गए, अब भैया हमें गुड बाय ओझा, अब नहीं पढ़ेंगे। जाओ पढ़ो, हम तो चलाएंगे कोर्स कयामत तक। तुमको 2 दिन में समझ में आए, तुम 2 दिन बाद छोड़ दो। सेमिनार लाइव रहेगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। तो फिर ये मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान, इन तीनों नवाबों ने एक व्यवस्थित प्रशासन दिया, ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन। एनसीईआरटी इस शब्द का इस्तेमाल करती है, ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर। प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स, and control on foreign companies।
तीनों नवाब, तीनों ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन, व्यवस्थित। फीस तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन यार जिसको क्षमता होगी वो कम से कम मेरे स्कूल में कुछ ना कुछ तो चंदा दे ही दो यार। इस महीने में एक एक दो दो पार्टी कर लेते हो, खासकर जो लोग पार्टी करते हैं। एक महीने पार्टी मत करना, अभी मत देना, जब मैं कहूंगा तब देना। अगर तुमको लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और माँ बाप से मांग के कोई नहीं देगा, कोई नहीं, अपना खर्चा काटो, साइकिल से चलो, पैदल चलो, उसमें से दो। अरे भैया रुद्राक्ष कौशिक, मैंने कहा हैदराबाद की स्थापना हुई जिससे पुल व्यवस्थित रहे, उत्तर और दक्षिण का, नॉर्थ और साउथ का। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स लागू करेंगे, टेंशन मत लो। शिवम तिवारी कह रहे हैं आप गुंडई से पढ़ाते हैं। अरे यार, तो इन तीनों आदमी ने एक व्यवस्थित प्रशासन, ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन दिया, कानून व्यवस्था दी, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। अच्छा, बैकग्राउंड को डाक कर लेंगे, कोई बात नहीं। और फॉरेन कंपनियों पर नियंत्रण रखा, लेकिन बट विदेशी जो कंपनियां थी, फॉरेन कंपनीज, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। विदेशी जो कंपनियां थी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा कि उन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में कितनी तबाही मचाई। तो ये जो विदेशी कंपनियां थी, ये उनके वास्तविक स्वरूप, ये समझिए तो बिजनेसमैन है। चूंकि वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए कभी नेवर ट्राइड टू कंट्रोल देम कंप्लीटली। कंट्रोल देम completely and subdue them। अब तुम हमारे घर में घुस के कट्टे बल पे जो है किराया तय करोगे, इसको नहीं रोका इन लोगों ने। ये मनमानी करती नहीं, जबरदस्ती करती नहीं, बदमाशी करती नहीं, इसको इन्होंने नहीं रखा। पर उनकी कमी क्या थी? विदेशी कंपनियों के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए, और कभी भी पूरी तरह से इन कंपनियों को नियंत्रण में, पूरी तरह से, तुम हथियार नहीं रखोगे, तुम सेना नहीं रखोगे, तुम दबाव नहीं बनाओगे। दूसरा, स्मॉल आर्मी, 2000 इन्फेंट्री, 2000 कैवेलरी, 4000 इन्फेंट्री, छोटी सी सेना। और करप्शन, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। करप्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। और यही करप्शन तो सब मीर जाफर, जगत सेठ,
ओमीचंद, खादिम खान, पैसे के चक्कर में तो कंपनीज मिल गए। ये करप्शन, ये छोटी सेना, ये कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण न रख पाना, ये सब इनके लिए भारी पड़ गया। 1757 प्लासी का युद्ध, यही सब भारी पड़ा, यही सब। यही सब भारी पड़ा। तो आप अपनी शपथ ले लें, अपने अपने धर्म ग्रंथों को सामने रखकर शपथ ले लें कि मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने विवेक का विकास करूंगा और मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूंगा। आज जो कपड़ा पहने हो ना, वो तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है। ये पैंट, शर्ट, अंडरवियर, बनियाइन, ये जो खा रहे हो पिछले 20 साल से, ये वही लोग खिला रहे हैं। एक महीना किसी दूसरे के खा के देखो, या तो बैल बना देगा या गधा। इसलिए उनका पैर छुओ जाकर। तुमको आशीर्वाद की ताकत ही नहीं पता। दुआ, फोन करो उनको। फोन करो उनको, हाथ जोड़ो। माँ बाप के सिवा जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ है, वो अपने मतलब से है। जो भी, ये बात आज या कल सबको दिखाई पड़ती है। आज जो आयुष बताने वाले थे बताए तो। ऑटोनोमस इसलिए कि अगर ये सोवरेन हो जाते तो इनके जो अधिकारी थे वो जनता को भड़का देते कि ये नमक हराम है, ये धोखा दिया राजा को। अभी कोई बुक नहीं लेनी है।